अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उज़लात का तलफ़ हो जाना या जिस्म में उज़लात का मर जाना, उनकी ताकत कम हो जाना, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये मर्ज़ छोटी उम्र के बच्चों का एक ख़तरनाक और मौरूसी मर्ज़ है, जिसमें लड़कियों की निस्बत लड़के बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसमें उज़लात के जो खुलिये होते हैं उनको मुनासिब ख़ुराक ना मिलने की वजह से वो तलफ़ होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता और उसे पहिएदार कुर्सी इस्तेमाल करनी पड़ती है। रफ्ता रफ्ता उसके सारे उज़लात में इन्हितात आ जाता है या वो काम करना छोड़ देते हैं। इसकी 8-9 किस्में होती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, लेकिन सबसे ज़्यादा आम और मोहलक जो है वो डुशेन डिस्ट्रॉफी है। ये एक फ़्रांसीसी डॉक्टर के नाम से मौसूम है जिन्होंने इसको दरियाफ़्त किया था। अब बात करते हैं कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अलामात की। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिज़वान होम्योपैथिक क्लिनिक। आप यूट्यूब पर जाकर रिज़वान होम्योपैथिक क्लिनिक लिखें या फिर आप फेसबुक पे जाके रिज़वान होम्योपैथिक क्लिनिक लिखें, वहाँ मेरे पेज पे पहुँच जाएंगे। आपको मज़ीद तफ़सीलात या मज़ीद इल्म होम्योपैथी का अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको होम्योपैथी का इल्म इन 2 जगहों पे वाफ़र मिक़दार में मिलेगा इंशाल्लाह। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अलामात की बात करते हैं। बच्चा देर से चलने लगता है, शुरू से ही उसकी चाल बेढंगी होती है, चलते फिरते अक्सर लड़खड़ा जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब तक घुटनों को हाथों से ना दबाए अपनी जगह से वो उठ भी नहीं सकता। लेटे हुए भी जल्दी से नहीं उठ सकता, उसे 2-3 हालतें तब्दील करना पड़ती हैं। बच्चा सीधा नहीं खड़ा हो सकता, उसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ और पेट आगे की तरफ निकला होता है। कुछ अरसे बाद ये बेढंगापन बढ़ जाता है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमान की मानद अंदर की तरफ खिंचती चली जाती है। इस मर्ज़ की एक और अलामत ये होती है कि बच्चे के बाज़ उज़लात ख़ुसूसन पिंडलियों के उज़लात मोटे हो जाते हैं, उनमें चर्बी जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात कंधे के पीछे के जो उज़लात होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन इन उज़लात में फिर ताकत भी नहीं रहती। मरीज़ बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन होता है, उसके असाब भी ठीक होते हैं, लेकिन उसके उज़लात तलफ़ होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा वक़्त आ जाता है कि उससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और आखिरकार दम घुटने या नमूनिया या ब्रोंकाइटिस के बायस बच्चा फौत हो जाता है। ये अमल एकदम नहीं होता, इसमें 10-20 साल तक भी लग सकते हैं। इन ज़ाहरी अलामात के अलावा इस मर्ज़ की तशख़ीस खून टेस्ट कराने से की जाती है। मरीज़ के खून में CPK की मिक़दार नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह CPK एक उज़लाती एंज़ाइम होता है जो मुतासरा उज़लात से रिस कर खून में जमा हो जाता है। इसके अलावा भी तशख़ीस के कुछ दूसरे तरीके हैं, जैसे कि बायोप्सी करवाना और इलेक्ट्रोग्राम नामी टेस्ट भी इसका तशख़ीस का साबित होता है। इसके कुछ असबाब होते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में आपको समझा दूं। ये वीडियो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का होम्योपैथिक इलाज के मतलब या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मतलब इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात फराहम करेगी। अच्छा, अगर असबाब की बात करें तो ये एक पैदाइशी और मौरूसी मर्ज़ है, यानी कि ये एक जेनेटिक मसला है जो अमूमन माँ से बच्चे को मुंतकिल होता है। किसी ज़माने में इस मर्ज़ को आतशक का नतीजा ख्याल किया जाता था, क्योंकि आतशक बनी नौ इंसान का दुश्मन है और मर्दों पर ज़्यादा हमला करता है और उज़लात को तलफ़ करने में भी ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जदीद तरीन तहकीक से पता चला है कि ये मर्ज़ एक ख़ास किस्म के जीन की नाक़स कारकर्दगी के बायस होता है। उस जीन में बिगाड़ की वजह से उज़लात के जो खुलिये होते हैं वो डिस्ट्रोफिन नामी प्रोटीन नहीं बना पाते या बहुत ही कम मिक़दार में बनाते हैं। डिस्ट्रोफिन के ना होने की वजह से कई एक दूसरी प्रोटीन भी नहीं बनती जो खुलिये की झिल्ली को चिपका रखती हैं। झिल्ली जो होती है ये जुदा हो जाए तो खुलिये ना काम कर सकते हैं और ना ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ कि इस ख़ास जीन में बिगाड़ क्यों पैदा होता है। मुमकिन है पहले हुक्मा का यह ख्याल दुरुस्त हो कि यह मर्ज़ आतश की मियाज़म का नतीजा है,
یہ مرض متعدی نہیں ہے، ایک مریض بچے سے دوسرے کو نہیں لگتا، اس لیے آپ اس متعلق بے فکر رہا کریں۔ اس کے علاوہ مسکولر ڈسٹرافی جو ہوتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن 3 صورتوں میں یہ وراثت میں منتقل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک جانب سے ناقص جین ملا ہو تو، یا پھر دوسری جانب سے ایک ہی قسم کا ناقص جین منتقل ہوا ہو، یا پھر ناقص جین ایکس کروموسوم میں ہو اور اس قسم کا جینیاتی جو بگاڑ ہوتا ہے یہ لڑکوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کو ایکس کروموسوم والا ناقص جین ورثے میں ملا ہو تو وہ خود غالباً اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن وہ ناقص جین بردار رہے گی اور یہی اولاد کو منتقل کرے گی۔ اس کے لڑکوں کو مرض کا 50% خطرہ ہوگا، لیکن اس کی لڑکیاں صرف ناقص جین بردار ہی رہیں گی۔ ایکس کروموسوم والے جو ناقص جین کے سبب 2-3 قسم کے مسکولر ڈسٹرافی جنم لیتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک ڈوشین ڈسٹرافی ہے اور دوسرے نمبر پر بیکر ڈسٹرافی آتی ہے۔ ان دونوں کے موضوع پر بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو بنا دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ ہومیوپیتھک میں اس کا باقاعدہ علاج کریں گے تو مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کو ٹھیک ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ علاج کے سلسلے میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بچے کی جو عام صحت ہے اس کا خیال رکھا جائے تاکہ قدرت کو اس مہلک مرض کو روکنے کا پورا موقع مل سکے۔ مریض کو عمدہ غذا دیں، تازہ ہوا، صاف ستھرا ماحول اور باقاعدہ مناسب ورزش اس کے لیے لازمی ہے۔ ورزش اور مالش یہ فزیکل تھراپی میں آتی ہیں، اس سے عضلات کے سکڑنے اور ریڑھ کی ہڈی کے ٹیڑھے پن کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے۔ خاندانی حالات اور اس کی ساخت اور مزاج کو مد نظر رکھ کے علاج کیا جائے تو مفید ثابت ہوتا ہے۔ استعمال ہونے والی جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کے نام بھی سن لیں پہلے۔ ان ادویات میں شامل ہے سب سے پہلے کلکیریا کارب یا پھر کلکیریا ہائپوفاس، آرسینکم ایلبم، فاسفورس، سلفر، جیلسیمیم، سلیشیا اور کاسٹیکم اس مرض میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان سب میڈیسن کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک پر مل جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آئیں۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی ہو۔